बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका ताल्लुक़ पुरख से है और उनका बहुत ही अहम किरदार रहा है बोटी ज़बान को तक़वियत देने में उनके अर्ली पीरियड्स में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरी एक वीडियो जिसका उन्वान है वाई लद्दाखी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड बोटी लैंग्वेज, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उसका तसलसल है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने जिक्र किया है लद्दाखी लैंग्वेज के बानी तोन्मी संबोटा के बारे में। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम तिब्बतन लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को देखें तो ये माना जाता है कि बल्ती और पुरिक युल के लोग अभी भी क्लासिकल तिब्बतन में जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन बोले जाते थे, जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन था, उसी तरह से अभी भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन इसी तरह से है। तो दोस्तों, यहाँ पर टशी रबगैस, जनाब टशी रबगैस का भी यही मानना है कि अगर हम प्रोनाउंसिएशन को सही देखें तो लेह के मुकाबले में करगिल और स्कर्दो के लोगों का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मिलता जुलता है। उनका रीज़न ये है कि दोस्तों कि लेह और तिब्बत में इस ज़बान को काफ़ी तक़वियत मिली, हर जगह बोलने लगा, लिखने लगा, एकेडमिक्स में यूज़ होने लगा, डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया गया, बहुत सारे डिस्क्राइब हुए इस लैंग्वेज के बारे में। तो वक्त बीतने के साथ साथ लोगों के प्रोनाउंसिएशन बदलते गए। तो उसके मद्दे मुकाबिल पुरिक युल में या बल्ती युल में इस लैंग्वेज को ख़ास तक़वियत बिल्कुल नहीं दी, यानी कि लोगों ने एक तरह से एबंडन ही कर लिया। तो वही प्रिमिटिव फॉर्म का जो प्रोनाउंसिएशन था वही बाकी रह गया। तो यहाँ पर एक सवाल तो ज़रूर बनता है कि अगर एक लैंग्वेज स्टैटिक अगर रह जाए, एक ही मुकाम पर रह जाए तो बात बनती है, लेकिन ये तो करगिल और स्कर्दो दोनों में नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भी लोग बोलते गए अपने मादरी ज़बान को, अभी भी बोलते हैं पुरिक में भी और स्कर्दो में भी। और जहाँ तक लैंग्वेज चेंज होने की बात है और प्रोनाउंसिएशन चेंज होने की बात में, उसमें दूसरे और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, असबाब हो सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस जो यूसेज रहा है एकेडमिक्स में वो लेह और तिब्बत में ज़्यादा रहे। तो प्रोनाउंसिएशन उनका ज़्यादा सही होना चाहिए था, न कि करगिल और स्कर्दो वालों का, क्योंकि करगिल और स्कर्दो वालों ने स्क्रिप्ट छोड़ दिया था एक कुछ समय बाद और उन्होंने सिर्फ अपने वर्निकुलर लैंग्वेज, हम इसको कह सकते हैं, या मादरी ज़बान में अनऑफिशियल लैंग्वेज, जो मतलब अनऑफिशियल इन द सेंस यहाँ पे रिटन में नहीं था, बस सिर्फ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में ये मुकाम था। तो ये एक डिबेटेबल बात है कि एक लैंग्वेज को अगर कोई छोड़ दे, सिर्फ पढ़ना लिखना छोड़ दे, तो उसमें चेंज नहीं आ सकता। और जो कमिटी जो लैंग्वेज को लिखना पढ़ना सारा साथ में लेके जा रहे, उनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में। जिस तरह से नाइफ को करगिली लोग ग्री बोलते हैं, ले वाले लोग डी बोलते हैं, और इसी तरह से हेन को ले वाले चा बोलते हैं, करगिल वाले ब्या बोलते हैं, और इसी तरह से इबादत करने को ले वाले छक बोलते हैं, करगिल वाले फ़्यक बोलते हैं। और जो बल्ती और पुरिक में जो बोलते हैं, जो ग्री, फ़्यक और ब्या, ये तीनों क्लासिकल तिब्बत के असल प्रोनाउंसिएशन है, और ले वाले उसमें से थोड़ा सा हट चुके हैं, उनका थोड़ा सा चेंज हो रखा है। ये एक डिबेटेबल एक बात है, हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में इन पर गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, जनाब टशी रबगैस अपनी किताब मरियुल लद्दाख में रकम 13 से कि लोनपो रिक्पाचन राजा शोंस्तन संगम्पो का एक बहुत ही आली और बहुत ही अक्लमंद मिनिस्टर था। दोस्तों, रिक्पाचन का मतलब तिब्बतन में बहुत ही अक्लमंद ज़हीन आदमी को कहते हैं कि उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है तिब्बतन लैंग्वेज को तक़वियत देने में, उनको तकमील तक पहुंचाने में। चलिए आज आपको सुनाते हैं कि लोनपो रिक्पाचन शरगोल से तिब्बत कैसे पहुंचे और उनके बचपन की कहानी। Once a horse rider arrived in Shergol village of Porek. A man was plowing in the village. The horseman asked him a question. How many plows have you completed so far? The farmer couldn't answer to the question. When the man went several spaces further, a little boy came from his hiding and asked his father to reply. How many trots had the horse covered so far?
The horseman got curious and asked who was guiding him. The man refused any guidance. Soon he found out that a boy was guiding the farmer. The boy and the man finally met. The boy asked the man to visit his house. When asked the reason for visiting, he replied many strange things, such as there shined 100 suns in the house, it had 100 goats around the pillar, he had father's speech and mother's eye. दोस्तों वो घुड़सवार जब लड़के के साथ घर पहुंचता है तो वो उसको एक ऐसे कमरे में लेके जाता है जिसका छत सुराखों से भरा होता है और उसी सुराखों के अंदर रोशनी की सूरज की किरणें दीवारों पर पड़ रही होती है। जब वो आदमी उससे पूछता है बताओ तुमने ऐसी जगह बोला था कि जहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में सूरज देखेंगे, कहाँ है? तो उस लड़के ने कहा अंकल आप छत की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको सैकड़ों ही नहीं बल्कि हज़ारों सूरज देखेंगे। इस जवाब से थोड़ा मुतमईन होकर, थोड़ा इम्प्रेस होकर इसके बाद पूछा बताओ आपने कहा था कि हज़ारों बकरियां एक पिलर के आसपास घूम रही है, वो कहाँ पे है? तो वो बच्चा एक कमरे में लेके जाता है जहाँ पर एक पिलर, जिसको मतलब हमारे भाषा में बोलते हैं पुरकी में का, एक पिलर से बांधी हुई एक बकरी इस तरह से घूम रही होती है। तो वो लड़का उसको बोल के कहता है अंकल जी ये सिर्फ एक बार ही नहीं घूम रही है बल्कि हज़ारों बार इस पिलर का चक्कर काट चुकी है, अभी भी काट रही है। जब पूछा उस घुड़सवार ने फिर से कि तुम्हारी माँ की आंखें तुम बता रहे थे वो कहाँ पे है, तो वो बच्चा देखा उनको ले जाकर उसकी माँ की एक स्पिंडल यानी कि हमारे भाषा में उसको फंग कहते, उसको दिखाकर बोलते ये है मेरी माँ की आंखें जो हमेशा हर वक्त उनकी आंखें टिकटिकी लगाकर इसी पर लगा रहता है और वो हमेशा इसी के साथ वही धागा बनाती रहती है। घुड़सवार ने आखिरी बार पूछा कि तुम्हारे बाप के स्पीच का क्या मतलब है? तो उस लड़के ने कहा आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, आराम कीजिए, शाम को जब मेरा पिताजी वापस आएंगे काम से तब आपको पता चलेगा। जब वो घुड़सवार रुकता है तो वो उसका पिताजी आता है शाम को वापस और उस वक्त वो शराब के नशे में धुत होता है और अपने बहुत ही जो भी मुंह में आता है बकता चला जाता है, कभी उसको कुछ बोलता है कभी उसको कुछ बोलता है। दोस्तों ये सारे मंजर देखकर घुड़सवार और उस छोटे बच्चे की इशारों में की हुई बातों को इस तरह से अमली जामा पहनते हुए देखकर बहुत ही वो इम्प्रेस हो जाता है और वो यही सोचता है कि यही है वही लोनपो रिक्पाचन, जिसको मैंने पहले ही बोला था कि रिक्पाचन का मतलब वाइस होता है, ज़हीन होता है, और उसको अपने साथ लेके जाने लगता है तिब्बत। जब वो जा रहे होते हैं तो गांव के आखिरी एंड तक पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि ये नाला कौन सा है? तो वो बोलते हैं कि वखा दो है, वखा दो, अभी उसको वखे हुआ दो बोलते हैं। उस वक्त उस लड़के ने बोला कि वखा दो है। जब थोड़ा आगे जाकर एक पास आ जाता है तो पास को बोलते हैं कि ये पास कौन सा है? तो वो बोलते हैं कि ये है नमिकाला, नमिकाला। वो अभी थोड़ा बिगड़ कर नमिका हो गया है और कोई कोई तो उसको नमकीला भी बोलते हैं, लेकिन असल में एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो तशीर रबगेज ने लिखा है वो है नमिकाला। इसके बाद एक और ऊंची चोटी आता है, एक और पास आता है। जब वो घुड़सवार उससे पूछता है कि इस चोटी का नाम क्या है तो वो बोलते हैं फोतोला। फोतोला का मतलब एक उल्टा बोल ज़मीन पर रखा हुआ। तो दोस्तों ये कहानी था लोनपो रिक्पाचन का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी ही मौके पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।